नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में राजयोग के बारे में। यानी वह कौन सी ग्रह स्थितियां हैं, वह कौन सी परिस्थितियां हैं जो मिथुन लग्न में राजयोग का निर्माण करती हैं। आज मैं शोध के उपरांत कुछ सूत्र लेकर आया हूं आप लोगों के सम्मुख और आपसे साझा करना चाहता हूं। साथ ही आपसे मैं यह भी कहना चाहूंगा, क्योंकि हमने हाल में ही एक कार्यक्रम सवाल जवाब श्रृंखला का शुभारंभ किया है, जिसमें हम दर्शकों के प्रश्नों का जवाब देते हैं। यदि आपके मन में भी ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, या आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो आप अपना प्रश्न चैनल के किसी भी वीडियो पर पोस्ट कर सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा, क्योंकि यह कार्यक्रम खास तौर पर दर्शकों के लिए ही। आइए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ वैसे तो बहुत सारे राजयोग हैं, पर कुछ चुनिंदा राजयोग जो अपनी महादशा और अंतर्दशा में जिन अपनी ग्रहों से संबंधित महादशा और अंतर्दशा में अधिकांश शुभ फल देते हुए देखे गए हैं, आज उन्हीं की चर्चा मैं यहाँ आपसे करूंगा। तो आइए पहले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। यदि मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में पंचमेश और द्वादशेश शुक्र दशम भाव में, शनि पंचम भाव में और सूर्य और बुध एकादश भाव में, तो यह एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति होती है। इसके पीछे कारण सुनिए। सूर्य और बुध एकादश में स्थित हो रहे हैं, यानी लग्नेश और पराक्रमेश कहा जा रहे हैं एकादश भाव में, और बुध अपने मित्र सूर्य के साथ है और लाभ स्थान में है। लग्नेश का लाभ में जाना अपने आप में श्रेष्ठ। व्यक्ति अपने जीवन से, अपने जीवन में, अपने कर्मों से, अपने पराक्रम से बहुत ऊंचा उठता है। दशम भाव में शुक्र उच्च के हो रहे हैं, जहां 12 अंक लिखा हुआ है, यह दशम भाव है मिथुन लग्न में। यहां शुक्र उच्च के हो रहे हैं और पंचमेश का दशम में जाना यूं ही राज्य का निर्माण करता है। और यहां एक और खास बात है, यहां उच्च के शुक्र पंच महापुरुष योग मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं, और यह योग बहुत ही सुंदर योग है, बहुत ही अच्छा योग है। यह जातक का जीवन बहुत ऊंचा उठाता है। पंचम भाव में शनि उच्च के हो रहे हैं। अब उच्च के शनि और शनि अष्टमेश और नवमेश हैं, और उनकी मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में आ रही, इसलिए शुभ फल देंगे। नवमेश का एक त्रिकोण में आकर के उच्च का होना जातक के जीवन में, जातक के भाग्य में चार चांद लगा देगा, और ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली होगा, ऐसा जातक अत्यंत पराक्रमी होगा। उसकी बुद्धि अच्छी होगी और वो अपनी बुद्धि से लाभ कमाएगा। और यहाँ एक और गौर करने वाली बात यह है, इसलिए मैंने ये सूत्र दिया कि जब शनि यहाँ होंगे और बुध यहाँ होंगे, तो लग्नेश अर्थात बुध और नवमेश अर्थात शनि का परस्पर दृष्टि संबंध होगा, जो कि एक अत्यंत श्रेष्ठ योग है। यानी इस कॉम्बिनेशन से कितने सुंदर योग निकल करके आ रहे हैं, यह देखने वाली बात है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में यह योग है, या आपके अपनों की जन्म कुंडली में यह योग है, तो यह आपको बहुत ऊंचा उठाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे सूत्र की तरफ। यदि नवमेश और दशमेश का स्थान परिवर्तन हो, तो भी एक बहुत अच्छी स्थिति। अब नवमेश शनि और दशमेश गुरु, अब स्थान परिवर्तन का क्या अर्थ, यानी दशमेश आ जाए नवम भाव में और नवमेश शनि यहां स्थित हो जाए, यानी शनि जहां स्थित हो वहां 12 अंक लिखा हो और गुरु जहां स्थित हो वहां 11 अंक लिखा हो, तो यह परिवर्तन योग, और पर इसमें शर्त यह है कि लग्न के स्वामी बुध बली होने चाहिए। तो यह परिवर्तन योग और नवमेश दशमेश का परिवर्तन जातक को राजनीतिक जीवन में ऊंचा उठाने में सहायक होगा। राहु की स्थिति विचारणीय होगी। अच्छा, एक और चीज कार्यक्रम के अंतिम में मैं बताऊंगा कि क्या कारण है कि कुछ जातकों को राजयोग का फल नहीं मिल पा रहा है, या उनके जीवन में परेशानियां हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, और जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं वो लोग नोट भी करते चले। उनके लिए यह कार्यक्रम आज बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा आज के कार्यक्रम। और साथ ही यह भी कहूँगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा। आपके कमेंट का मैं इंतजार करता हूँ, और आपके कमेंट से मुझे खुशी मिलती है, तो बताइएगा जरूर। आगे चलते हैं। यदि चतुर्थेश और पंचमेश का भी स्थान परिवर्तन हो, तो भी एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। चतुर्थेश बुध तो आगे पंचम में तो अच्छा है,
केंद्र का संबंध बन रहा है त्रिकोण से, लेकिन शुक्र जब चतुर्थ भाव में जाएंगे तो नीच के हो जाएंगे कन्या राशि पर। तो नीच के ग्रह कैसे राजयोग कारक हो सकते हैं? तो जब नीच के ग्रह भी परिवर्तन करते हैं तो उनका नीचत्व भंग होता है और वो अच्छी स्थिति में आते हैं और राजयोग का फल देने में वो सक्षम होते हैं। तो यह स्थिति भी राजयोग दे सकती है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यदि कर्क राशि पर उच्च के गुरु और दशम भाव में मीन राशि के चंद्रमा और लग्न में सूर्य बुध और शुक्र हो तो ये बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है। और यह जो मैं योग बता रहा हूं यह बहुत कम मंचों पर मिलेगा, क्योंकि यह मैं विशिष्ट शोध के बाद लेकर के आया हूं आपके सामने। अब कारण सुनिए क्यों। देखिए, मिथुन लग्न, सूर्य बुध और शुक्र लग्न में, बुध स्थित होंगे मिथुन राशि पर तो भद्र योग बनाएंगे। शुक्र वहां स्थित होंगे तो लग्नेश और पंचमेश का योग लगेगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग। यानी पंचम स्थान दर्शाता है बुद्धि को। अब बुद्धि के स्वामी लग्न में जा रहे हैं, यानी मन मस्तिष्क में पॉजिटिविटी, हमेशा सकारात्मकता रहेगी। साथ ही साथ किसका मिल रहा है? तो पराक्रम के स्वामी सूर्य का। यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व से पराक्रम जुड़ जाएगा। व्यक्ति मेहनती होगा, अपने दम पर कुछ करना चाहेगा, अपने दम पर जग जीतना चाहेगा। और कहानी यही खत्म नहीं हो रही, कहानी यहाँ से शुरू हो रही है, क्योंकि उच्च के गुरु हो रहे हैं। अब गुरु इस जन्म कुंडली में सप्तमेश है और दशमेश है। सप्तमेश का उच्च का होना द्वितीय भाव में ससुराल से लाभ, ससुराल से धन, और दशमेश का उच्च का होना कार्मिक क्षेत्र की तरफ उन्नति को दर्शाता है। व्यक्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सभी अपने जीवन काल में अर्जित करेगा। और एक और मैंने बात कही, चंद्रमा मीन राशि के दशम भाव में। अब चंद्रमा इस जन्म कुंडली में धनेश है, धनेश का संबंध बन रहा है कर्म भाव से। यानी एक प्रकार से हम देखें तो ये परिवर्तन भी तो है। चंद्रमा जा रहे हैं, कहां स्थित हो रहे हैं? चंद्रमा स्थित हो रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के घर में, और बृहस्पति स्थित हो रहे हैं चंद्रमा के घर में। तो धनेश और दशमेश का परिवर्तन। और इसमें एक और खास बात है, देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि जा रही है चंद्रमा पर। जी हां, देवगुरु की नवम दृष्टि जा रही है चंद्रमा पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि। तभी मैंने कहा था कि यह बहुत रेयर योग है, बहुत ही कम कुंडलियों में पाया जाता है। परंतु यदि यह योग आपकी जन्म कुंडली में है तो आप परम निश्चिंत हो जाएं। जब भी इन ग्रहों से संबंधित महादशा अथवा अंतर्दशा आएगी, आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त होंगे। अब आ जाते हैं एक और सूत्र। चतुर्थ भाव में सूर्य बुध और शुक्र हो। अब चतुर्थ भाव में जहां बुध स्थित होंगे तो पंच महापुरुष योग भद्र योग का निर्माण होगा। सूर्य स्थित होंगे तो पराक्रमेश और शुक्र पंचमेश पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं, चतुर्थ भाव में, लेकिन इस बार चतुर्थ भाव में स्थित होने चाहिए। और मंगल स्थित हो एकादश भाव में, तो भी यह एक अत्यंत अच्छी स्थिति है। और यह मिथुन लग्न के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा योग है। इस योग में जन्म लेने वाले जातक अपने जीवन काल में अपने परिश्रम से ऊंचा उठते हैं, जनता में लोकप्रिय होते हैं, भूमि भवन वाहन इत्यादि से ये लाभ अर्जित करते हैं। तो ये तो कुछ विशिष्ट सूत्र थे, बहुत सारे सूत्र हैं, पर ये कुछ सूत्रों का संकलन था, प्रमुख 4-5 सूत्रों का, जो मैं आपके सम्मुख लेकर के आया। अब आ जाते हैं अपनी चर्चा के उस पड़ाव पर जहां मैंने आपसे कहा था कि आपकी कुंडली में राजयोग तो है, पर उस राजयोग का संपूर्ण लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए, फलादेश करते समय निस्संदेह लग्न कुंडली की महत्ता सर्वाधिक है। चंद्र कुंडली भी विचारणीय होती है। और महादशा के फल कथन में तो मैं तो सुदर्शन चक्र पर विश्वास रखता हूँ। सूर्य, चंद्र और लग्न, इन तीनों का एक आकलन होने के बाद हम उस स्थिति में आते हैं। लेकिन लग्न कुंडली में मान लीजिए कि कोई ग्रह उच्च के हों और यदि वो नवमांश में नीच के हो गए या नवमांश में पाप पीड़ित हो गए, तो भी वो अपने उतने श्रेष्ठ फल नहीं दे पाते। करियर विचार के लिए दशमांश कुंडली का अध्ययन बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि देखिए जो ज्योतिष शास्त्र में षोडश वर्ग है उसका भी अत्यंत महत्व है। अगर हम लग्न कुंडली को व्यक्ति का एक बाह्य आवरण कहें और नवमांश को एक आंतरिक अवलोकन कहें तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, यह सत्य है। क्योंकि
बार यह भी देखा जाता है, प्रतीत होता है कि व्यक्ति के लग्न कुंडली में 2-3 ग्रह नीच के हैं और वो व्यक्ति अपने जीवन काल में बड़ा अच्छा कर रहा है। कभी इस विषय पर वीडियो बनाऊंगा मैं। पर उस समय उसकी नवमांस कुंडली में उन ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं, उच्च के होते हैं। परंतु इसका उल्टा होता है, यदि लग्न में उच्च के हो रहे हैं और नवमांस में नीच के हो रहे हैं तो फिर वो ग्रह अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। तो इस स्थिति को भी विचार में रखना परमावश्यक है। साथ ही ग्रह किस अंश पर है और किसी भी जन्म कुंडली में लग्नेश का बल यानी बुध की इस अवस्था में, अब इस जन्म कुंडली में लग्नेश बुध है तो बुध की स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करेगी। और यदि बुध शुभ अवस्था में हुए तब ग्रह अच्छा फल देंगे। इस जन्म कुंडली में कई तरीकों से विपरीत राजयोग भी बनेगा, जिसमें मैंने वीडियो नहीं बनाया। पर यदि विपरीत राजयोग भी बन रहा है और लग्नेश बली है तो आपको विपरीत राजयोग का भी फल मिलेगा। हाँ, निष्भंग राजयोग, विपरीत राजयोग, ये राजयोग संघर्ष कराकर फल देते हैं। तो ये कारण है कि पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि किसी की जन्म कुंडली में 1 या 2 ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं, अपनी उच्च स्थिति में होते हैं, स्वराशि पर होते हैं, फिर भी जातक अपने जीवन काल में अभावग्रस्त होते हैं। उसके पीछे का कारण यह है कि उनके जीवन में अनुकूल महादशाओं का ना आना, यह भी एक प्रमुख कारण है। तो समय का इसमें इंतजार करना होता है। यदि अनुकूल महादशा आएगी तो निस्संदेह जातक अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन अनुकूल महादशा यदि करियर निर्माण के समय आ जाए तब ये सोने पर सुहागा काम करती है और व्यक्ति का जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। तो कुछ ये विशेष कारण थे। आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, यदि आपकी जन्म कुंडली में ये योग लगे हैं तो निस्संदेह आप भारी सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम बस इतना ही। नमस्कार।